गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में कवर कर रहा हूँ। दो क्वेश्चंस लिए मैंने डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन से आपका एक इंडियन कंपनी है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख रुपए। एक इंडियन कंपनी, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए दे रखा है, डिवाइड कर रखा है उसको 10,000 इक्विटी शेयर्स में और 100 रुपीज़ का शेयर्स है। कंपनी का होता है लिक्विडेशन। कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 30 जून 2016। 30 जून 2016 को कंपनी का होता है लिक्विडेशन। उस टाइम कंपनी का रिजर्व जो है वो है 7 लाख रुपए और प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस है 50,000 रुपये, यानी सिंपली 7,50,000 हो जाएगा एक्यूमुलेट प्रॉफिट। अब जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो आपको ही पता है एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है एसेट्स को सेल करने के लिए, लायबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो लिक्विडेटर अपॉइंट किया, लिक्विडेटर ने रिलाइज किया सभी एसेट्स को बुक वैल्यू से अधिक प्राइस पे और सारी लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया है और टैक्स का भी पेमेंट कर दिया। उसके बाद कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 26 लाख रुपए अपने शेयर होल्डर्स को। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड ₹26 लाख टू शेयर होल्डर्स। कंपनी ने 26 लाख रुपए टोटल शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो शेयर होल्डर्स में एक शेयर होल्डर है जेड लिमिटेड, एक होल्डर है जिसने 1000 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और ये शेयर्स उसने होल्ड किए थे 1 जुलाई 1999 को। कॉस्ट थी 20,000, यानी 20,000 रुपये में इसने इन शेयर्स को लिया था 1999 के अंदर। आपको एडवाइस करना है टैक्स प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद बोला कि फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है शेयर्स की। जो जेड प्राइवेट लिमिटेड है उसके जो शेयर्स है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो है 25,000 रुपये। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है 2001-2 का, वो दे रखा है 100, क्योंकि बेस ईयर जो है वो 2001-2 होता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का पहले 81-82 था, जो चेंज होके 2001-2 कर दिया। 18-19 का दे रखा है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है 280। आपको निकालना है डीम्ड डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे डीम्ड डिविडेंड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ डीम्ड डिविडेंड फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अमाउंट रिसीव्ड बाय जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड जो जिसने 1000 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, जेड लिमिटेड जिसने 1000 शेयर्स होल्ड कर रखे इंडियन कंपनी के अंदर, तो जब इसका अमाउंट निकाला जाएगा कि इसको अमाउंट कितना रिसीव हुआ, तो आप देखो कि इसकी होल्डिंग कितनी है। टोटल अमाउंट जो पे किया गया है कंपनी द्वारा वो पे किया गया है 26 लाख रुपए। लेकिन आपको तो सिर्फ जेड लिमिटेड का निकालना है और जेड लिमिटेड की जो होल्डिंग है वो 1000 शेयर्स है। टोटल शेयर्स 10,000, तो आप निकाल सकते हो। टोटल 26 लाख में से इसका कितना हिस्सा है 2,60,000 इसको मिला। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया 26 लाख टोटल, उसमें से इसका है 2,60,000, क्योंकि हम तो इसका ही निकाल रहे हैं पर्टिकुलर जेड लिमिटेड का। उसके बाद हम निकाल लेते हैं डीम्ड डिविडेंड। देखो कंपनी ने जितना डिस्ट्रीब्यूट किया उसको पूरे को डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता। जितना एक्यूमुलेट प्रॉफिट होता है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेट प्रॉफिट ही डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। और आपको पता है कि एक्यूमुलेट प्रॉफिट जो है टोटल वो है 7 लाख प्लस 50,000 है, टोटल है 7,50,000। इसमें से जेड लिमिटेड का कितना बन जाएगा एक्यूमुलेट प्रॉफिट? इसकी जो शेयर होल्डिंग है 1000 शेयर्स की है, टोटल शेयर्स है 10,000, तो इसका जो एक्यूमुलेट प्रॉफिट बन जाएगा वो बनेगा 75,000। तो डीम्ड डिविडेंड कितना हो जाएगा 75,000, ना कि 2,60,000, क्योंकि एक्यूमुलेट प्रॉफिट तक ही माना जाता है डीम्ड डिविडेंड। और डीम्ड डिविडेंड जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34 के अंदर इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। जो जेड लिमिटेड को रिसीव हो रहा है इसके हाथ में ये एग्जम्प्ट है। तो देखो अमाउंट रिसीव हुआ जेड को 2,60,000, लेकिन उसमें से डीम्ड डिविडेंड कितना है 75,000। तो जो बच गया उस 1,85,000 इसका हम निकाल लेते हैं कैपिटल गेन की। इसमें से कैपिटल गेन कितना हुआ उसको, तो आपको पता है 1,85,000 उसको अमाउंट रिसीव हुआ। इसमें से हम लेस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि इसका जो होल्डिंग पीरियड है वो 12 महीने से ज़्यादा हो गया। भाई इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स जो होल्डिंग पीरियड अगर 12 महीने से ज़्यादा होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट लिया जा सकता है। तो
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे आप, आपको दिया है फेयर मार्केट वैल्यू 2001 में, वो है 25,000। लेकिन देखो भले ही जेड लिमिटेड ने शेयर्स को परचेज किया था 20,000 में, लेकिन वो कब परचेज किया था 1999 में, बहुत पहले की बात है। तो अगर 2001 अप्रैल 2001 से पहले कुछ एक्वायर होता है कोई कैपिटल एसेट्स, यहाँ पर शेयर्स है, तो ऐसे केसेस में 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ली जाती है, क्योंकि इंडेक्स का जो बेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है 2001-2 से। तो 1 अप्रैल 2001 को इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी शेयर्स की, वो है 25,000 रुपये। तो 25,000 इंटू 280, अब 18-19 में इसको अमाउंट रिसीव हुआ है, तो 18-19 का इंडेक्स ले लेंगे, वो 280 है, और 100 है 2001-2 का जो हमने बेस लिया है 25,000 रुपये, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 को हमने बेस लिया है। तो 2001-2 का जो इंडेक्स है वो है 100, और 18-19 में अमाउंट मिला तो वो 280 है। तो यहाँ पर जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आ जाएगा 70,000। तो 1,85,000 में 70,000 आप लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा 1,15,000, और ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि जेड लिमिटेड ने इसको होल्ड कर रखा है 12 महीने से अधिक, क्योंकि 1999 से इससे होल्ड करके बैठा हुआ है, तो कॉमन सी बात है 12 महीने से ज़्यादा ही है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, दिखने थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है, तो बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है आपको। कुछ चीज़ें जो होती है बीच में वैसी ही होती है कंफ्यूज करने के लिए। एक जेड प्राइवेट लिमिटेड है, फॉलोइंग डिटेल्स दिया हुआ है फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। उसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो डिवाइड है 10 रुपीज़ ईच शेयर्स में, यानी एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। टोटल जो इसका शेयर्स है वो 80,000 शेयर्स है, और इसमें 4 शेयर होल्डर्स हैं रजिस्टर्ड, और इन्होंने होल्ड कर रखा है 20,000 ईच और फुली पेड अप है, यानी टोटल शेयर्स 80,000, जिसमें से 4 शेयर होल्डर ने 20-20 अगर एक्वायर कर रखा है, तो इसका मतलब इनकी शेयर होल्डिंग कितनी हो जाएगी 25% है। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 60 लाख रुपए, और करंट ईयर सरप्लस है 10 लाख रुपए, यानी एक्यूमुलेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 70 लाख रुपए। करंट लायबिलिटी प्रोविजन दे रखा है 1 लाख रुपए का। फिक्स एसेट्स जो दे रखी है ऑफिस बिल्डिंग वो 11 लाख की दे रखी है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो राइट ऑफ नहीं किए हैं वो दे रखे हैं 50,000 की, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। करंट एसेट जो दे रखी है 31 मार्च 2019 को वो दे रखी है 40 लाख रुपए। मजे की बात, इंपोर्टेंट बात आगे आई, अब आ गई। लोन एंड एडवांसेस दे रखे 12 लाख रुपए के, इसमें से ट्रेड डिपॉजिट दे रखा है 1 लाख रुपए का पी को, और पी ने इसके बदले में मशीनरी सप्लाइड कर दी कंपनी को। उसके बाद बोला कि लोन दे रखा है 4 लाख रुपए का, किसको, क्यू को, जनवरी 19 के अंदर, इसमें से 1 लाख उसने पेड कर दिया, कोई बात नहीं आगे देख लेंगे। लोन दे रखा है श्रीमती आर को ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ श्री आर, यानी आर जो शेयर होल्डर है उसकी रिक्वेस्ट है, उसकी वाइफ को लोन दे रखा है 3 लाख रुपए का कंपनी ने। उसके बाद लोन दे रखा है 4 लाख रुपए का एस जो शेयर होल्डर है, 25% शेयर होल्डिंग है और वो बेनिफिशियल ओनर है। अगर ना भी बोले तो भी हम मान लेते हैं बेनिफिशियल ओनर, क्योंकि 25% शेयर होल्डिंग है और इक्विटी शेयर्स की अगर वोटिंग पावर 25% है तो कॉमन सी बात है बेनिफिशियल के लिए तो सिर्फ 10% ही होना चाहिए, और इनके पास 25% है तो वैसे ही बेनिफिशियल ओनर है ये। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें आपको बताया कि आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस को डिस्कस करना है अबाउट ट्रांजैक्शंस का इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड जेड प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो जेड प्राइवेट लिमिटेड जो शेयर होल्डर जिसके पास, यानी जो जेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके हाथ में क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होगी और शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। अब देखो आपको पता है कि अगर कोई एक कंपनी लोन एडवांस पे करती है, अगर कोई कंपनी लोन एंड एडवांस पे कर देती है अपने शेयर होल्डर को और इस शेयर होल्डर्स का वोटिंग पावर है 10% या उससे अधिक इस कंपनी के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा बेनिफिशियल ओनर। और इसके अलावा इन्हीं शेयर होल्डर का अगर किसी कंसर्न के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब 20% या उससे अधिक वोटिंग पावर है, तो भी कंपनी भले शेयर होल्डर को पे करे भले कंसर्न को पे करे, जो भी लोन एडवांस कंपनी पे करेगी शेयर होल्डर या कंसर्न को, वो क्या माना जाएगा डीम्ड डिविडेंड, वो क्या माना जाएगा डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई के तहत, मैंने आपको बताया था।
और कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है 30%। नॉर्मल केस में सेक्शन 2 क्लोज 22 ए से लेकर डी तक कंपनी पे करती है डीडीटी 15% प्लस सरचार्ज जो भी एप्लीकेबल है प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लेकिन ये 222 वाले की केस में, जो लोन एडवांस की केस में, कंपनी डबल टैक्स देती है 30% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डर्स की, जो लोन दे रखा है उसकी। देखो स्टेट फारवर्ड जो लोन दे रखा है कंपनी ने एस्को, कंपनी ने जो एस्को लोन दे रखा है 4 लाख रुपए का, वो तो स्टेट फारवर्ड डीम डिविडेंड है, क्योंकि सवाल ही बोल रहा है बेनिफिशियल ओनर, कंफ्यूज करने के लिए। आपको पता है कि सबकी 25% होल्डिंग है तो सारे बेनिफिशियल ओनर है, क्योंकि सवाल ने कुछ बोला ही नहीं प्रेफरेंस इक्विटी के बारे में। हम तो मान के चलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम मानेंगे कि सारे इक्विटी शेयर कैपिटल ही है और सबने 25% होल्ड कर रखा, तो वैसे ही सारे बेनिफिशियल ओनर हो गए। तो जो एस्को लोन एडवांस दिया जा रहा है कंपनी द्वारा और वो बेनिफिशियल ओनर है, तो जो 4 लाख रुपए उसको पे की जा रहे हैं लोन एडवांस के रूप में, वो डीम डिविडेंड हो जाएगा और कंपनी टैक्स पे करेगी उस पर 30% के हिसाब से। उसके बाद क्यों को लोन दिया जा रहा है 4 लाख रुपए का, लेकिन 1 लाख रुपए रिपे कर दिए, लेकिन जो रिपे किया है उसको कंसिडर नहीं किया गया है टैक्स लायबिलिटी, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 4 लाख रुपए जो लोन दे रखा है क्यों को, वो भी क्या हो जाएगा, डीम डिविडेंड हो जाएगा। उसके बाद श्रीमती आर को, आर की रिक्वेस्ट पे जो लोन दिया गया है, नॉर्मली देखो श्रीमती आर को लोन दिया जा रहा है, आर को नहीं दिया जा रहा, तो ये डीम डिविडेंड नहीं है। लेकिन अगर एओ प्रूव कर देता है कि ये आर के बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है, आर को बेनिफिट दिया जा रहा है, उसकी वाइफ को लोन दिया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट किसको जा रहा है, आर को जा रहा है, अगर एओ प्रूव कर देता है तो फिर ये बन जाएगा डीम डिविडेंड। नॉर्मली उसकी वाइफ को दिया जा रहा है तो फिर डीम डिविडेंड नहीं है। ट्रेड डिपॉजिट जो होता है वो डीम डिविडेंड नहीं होता। ट्रेड डिपॉजिट जो होता है, जो यानी जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए जो भी डिपॉजिट्स होते हैं वो डीम डिविडेंड नहीं माने जाते। अब हम देख लेते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कंपनी जो है वो 30% टैक्स पे करती है जो भी डीम डिविडेंड होता है अंडर सेक्शन 2 सब क्लोज 22 सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई के तहत जो भी कंपनी लोन एडवांस पे करती है शेयर होल्डर्स को, उस शेयर होल्डर को जो कि बेनिफिशियल ओनर है उस क्लोजली हेड कंपनी के अंदर या फिर उस कंसर्न के अंदर जिसमें उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो ऐसे केसेस में कंपनी जो भी लोन एडवांस पे करती है बेनिफिशियल ओनर को, वो डिविडेंड जो है वो डीम डिविडेंड होता है, उस पर कंपनी पे करती है डीडीटी, वो भी 30% के हिसाब से कंपनी टैक्स पे करती है, प्लस हो जाएगा सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस।